जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे हिस्ट्री चैप्टर 1 जिसका नाम है ईंट मनके तथा अस्थिया हड़प्पा सभ्यता। और आज के इस वीडियो में आपको फोटो के साथ समझाएंगे। और अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो इस वीडियो से आपको सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों को दोनों क्लियर हो जाएगा। और जो भी चीज आपको समझाएंगे वो फोटो के साथ समझाएंगे। प्लस में जो देख रहे हैं यहाँ पर बोल्ड किया हुआ है, ये सब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छे से वीडियो को देखिए और समझते हुए चलिए, और उम्मीद दिलाते हैं कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा नंबर आप बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सबसे पहले जो आपका चैप्टर का नाम क्या है, हिस्ट्री है। ठीक है, हिस्ट्री आज पढ़ाएंगे जिसे हिंदी में इतिहास बोलते हैं, जो कि क्लास 12th के बच्चों के लिए है। और जो भी चीज आपको पढ़ाएंगे वो एनसीईआरटी बेसिस पे रहेगा। वो एनसीईआरटी दूसरा बुक है, हम उससे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चैप्टर 1 का नाम क्या है, ईंट मनके तथा अस्थिया हड़प्पा सभ्यता। देखिए, हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं। ये दोनों नाम से क्या है, प्रचलित है, प्रसिद्ध है, कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर नाम रखा गया है ईंट मनके तथा अस्थिया। देखिए ईंट मतलब जैसे पत्थर उथर जो हो गया, ये मनके हो गया, और अस्थिया, इन सब के बारे में आपको आगे समझ में आएगा। इसमें क्या कराया जाएगा, फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन कराएंगे विथ नोट्स। नोट्स के साथ समझाएंगे ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में प्लस में आपको सब्जेक्टिव में कोई दिक्कत ना हो। अब चलिए थोड़ा सा बात करते हैं टेलीग्राम के बारे में। देखिए अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पर आपको क्या होगा, टेस्ट देने का मौका मिल पाएगा। वहां पर इंफॉर्मेशन वगैरह क्यूज वगैरह जो अगर आप देना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, ये सर्च कीजिएगा। और वहीं पर अगर आपको टेस्ट भी देना है और पीडीएफ भी चाहिए तो थोड़ा मोड़ा पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। वो कैसे आप सर्च कीजिएगा वो हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे, तो जरूर आप शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा। और कोई बच्चा बोलता है कि सर मुझे पेड ग्रुप ज्वाइन करना है जहां पर A to Z पीडीएफ मिल जाए, तो उसके लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके या इस नंबर पे कॉल करके क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उसका कुछ फीस लगता है, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज नोट्स ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज आपको मिल जाएगा। A to Z जो सोच रहे हो वो सारा का सारा चीज आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले जो यहाँ पर एक पॉइंट बाय पॉइंट बना के आपको, देखिए फोटो हो गया, प्लस पॉइंट हो गया, यहाँ पर पॉइंट हो गया, यहाँ पर फोटो हो गया, ताकि आपको बेहतरीन समझ में आए। हम ये ज्यादा सोच के लाए हैं आप सबके लिए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से एक नंबर से स्टार्ट करते हैं पॉइंट वाइज। यहाँ पर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। मतलब कि समझिए कि हड़प्पा सभ्यता का परिचय क्या हो सकता है, इसके बारे में बात समझिए। देखिए आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रारंभिक 4 सभ्यताओं में से एक थी। यह एक नगरीय सभ्यता थी। पुरातत्व के द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा नगर की खोज की गई, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा पंजाब के मोंटगोमरी जिला में था। हड़प्पा सभ्यता के बाद अन्य नगरों का भी खोज किया, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, चहुंद्रो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, रोहनपुर हो गया, रोपर हो गया, आलमगीरपुर हो गया, आदि हो गया। अनेक नगरों की खोज की। यह पूरी सभ्यता त्रिभुजाकार के क्षेत्र में फैली हुई थी। इन्हीं सामग्री में इन्हीं सभ्यता के बारे में विस्तृत में चर्चा करेंगे। अब समझिए इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे पहले समझिएगा इसमें ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्या आएगा। तो ये आपको जरूरी नहीं है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो था ना बहुत पुराना, अभी समझिए 5000 ईसा पूर्व, अब 5000 वर्ष पहले की बात, आप सोच लीजिए कितना हो गया। ठीक है, ये जो सबसे पहले सिंधु नदी के तट पर क्या है, सिंधु नदी के तट पर खोजा गया था। ये सभ्यताओं में से 4 थी। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न ये बनता है कि सिंधु कह लीजिए या हड़प्पा कर लीजिए, वो किस प्रकार की सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी मेरे प्यारे बच्चों, तो नगरीय थी। आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम कलर कर देते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, नगरीय सभ्यता है। ठीक है, अब आगे देखिए इसकी जो सबसे पहले जो खोज की गई थी किसके द्वारा, पुरातत्व के द्वारा। किसकी खोज की गई थी, तो हड़प्पा की खोज की गई थी, हड़प्पा नगर की। ठीक है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है या हड़प्पा सभ्यता है वो किस प्रकार का था, तो त्रिभुजाकार का था। कैसा था, त्रिभुजाकार का। तो आपको यहाँ पर कितना प्रश्न बनना है, 2-3 प्रश्न बनना है। कौन, 2-3 प्रश्न। सबसे पहले पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता है, तो नगरीय सभ्यता है। सबसे पहले किसकी खोज की गई थी, तो हड़प्पा नगर की खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार का है, तो ये एक प्रकार के त्रिभुजाकार में फैला हुआ है। मतलब कि कह सकते हैं ना ऐसे फैला हुआ है, तो क्या ये त्रिभुजाकार में फैला हुआ है, राइट।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। देखिए ये एक तरह से शहर की तरह दिख रहे हैं, देख रहे हैं, आपको झोपड़ी लग रहा होगा, ये क्या है, एक तरह से आपको झोपड़ी लग रहा होगा, लेकिन ये झोपड़ी नहीं है वास्तव में। क्या है ये, झोपड़ी वास्तव में नहीं है, यह एक प्रकार का किला, ये सब राजा का दरबार जैसा लग रहा है आपको। देखिए बढ़िया से देखिएगा ना, तो राजा के दरबार जैसा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए सब नदी हो गया, यहाँ पर नाव वगैरह दिखाई दे रहा है, ये सब पूरा विकसित है किसमें, हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आपके सामने पॉइंट नंबर 2 में देखते हैं, और इसमें क्या करा है कि पुरातत्व क्या है। इसमें से आपको 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है, तो याद इसे जरूर कर लीजिएगा। पुरातत्व या अभिलेख, दोनों में से एक न एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आपको उत्तर में लिखना है कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री की खुदाई, अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अब सर हम समझे नहीं क्या कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये क्या कर रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, अंदर गहरा है, ठीक है, जगह के अंदर क्या है, कुछ खोज रहा है, कुछ खोज रहा है, ठीक है, खोज रहा है। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, इसके अंतर्गत खुदाई में प्राप्त सिक्के मिले हैं, अभिलेख मिले हैं, खंडहर मिले हैं, स्मारक मिले हैं, आदि की गणना की गई है। किसी भी जाति की सभ्यता का इतिहास प्राप्त करने का पुरातत्व एक प्रमुख साधन है। उसी के आधार पर हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी लिखी गई है। चलिए अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, अब आपको हम जब समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए आज से 5000 ईसा पूर्व, या कह सकते हैं 5000 साल पहले की बात है, तो उसमें किसी को पता नहीं था कि यहाँ पर एक नगर है या कुछ भी है, नहीं ना पता था। लेकिन पुरातत्व के द्वारा ये हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं, उसकी खोज की गई थी। ठीक है, तो ये गर्भ में छुपा हुआ था, पृथ्वी में पूरा अंदर दह मतलब क्या, चला गया था, उसके अंदर छुप गया था, पृथ्वी के अंदर चल गया था, तो उसको निकाला गया। अब एक और प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से कौन पुरातत्व के अंतर्गत नहीं है, तो आपको साहित्य लिखना है। ठीक, कौन सा, साहित्य, साहित्य, ठीक है, ये आपको नहीं है। ठीक है, सिक्के, अभिलेख, खंडहर और स्मारक ये सब है, और साहित्य आपके नहीं है। ठीक है, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो ये समझ में आ गया, ये क्या कर रहे हैं, ये पृथ्वी के अंदर से कुछ खुदाई वगैरह करके वो बाहर कर रहे हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता के उजागर किया, उसी प्रकार कोई और भी सभ्यता होगा जो पहले लाखों साल पहले अच्छा होगा और वो विनाश हो गया, तो किसके द्वारा हम खोज सकते हैं, पुरातत्व के द्वारा खोज सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि समझाने में बहुत ही मजा आता है मुझे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो, अगर हम आपको समझा रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो बेकार जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है पुरातात्विक उत्खनन, अब इसके बारे में भी ज्यादा खासकर इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि पुरातात्विक उत्खनन से प्राचीनतम सभ्यताओं का पता चलता है। प्राचीनतम सभ्यताओं मतलब क्या हो गया, जैसे हड़प्पा सभ्यता, क्या ये प्राचीन है, बहुत पुराने जमाने की बात है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्राकृतिक वस्तुओं जितनी गहराई पर होती है वह उतनी ही प्राचीन होती है। मतलब कि कहा जा रहा है कि मतलब पुरातात्विक, जैसे पुरातात्विक के द्वारा खुदाई वगैरह करके जितना अंदर होता है, जैसे मान लीजिए ये हम रह रहे यहाँ पर, ठीक है, और ये कोई जगह वस्तु वस्तु होगा और इसे खोद खोद के क्या किया गया है, खोजा गया है, मतलब कि बहुत ज्यादा प्राचीन है, वह बहुत पुराना हो गया, ये कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्या करा इसमें। इसे सबसे पहले पीट रिवर्स महोदय ने पुरातात्विक स्तरीकरण के वैज्ञानिक अध्ययन की नींव मिस्र इजिप्ट में डाली थी। मतलब सबसे पहले कहाँ डाली थी, मिस्र, ये ज्यादा खासकर इंपॉर्टेंट नहीं है। 15 जनवरी 1784 ईस्वी को विलियम जोन्स ने कोलकाता में एस्थेटिक सोसाइटी की स्थापना की। यहीं से भारत का इतिहास जानने हेतु पुरातात्विक अन्वेषण का आरंभ किया गया। इसमें एक प्रश्न यहाँ पर बनता है, आपसे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, यहाँ पर पूछेगा कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो विलियम जोन्स ने की थी। कब की थी, 1784 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। यहीं से भारत का इतिहास जानने हेतु पुरातात्विक अन्वेषण का आरंभ किया गया। भारत का इतिहास जानने हेतु क्या किया गया, जैसे नहीं होता है कि लाइन से पटरी जैसे बिछाया जाता है, ठीक है, और उसकी पटरी के कहीं ना कहीं कुछ खड्डर उड्डर आ जाता है, खंडर आ जाता है। देखिए अगर कुछ कार्य हो रहा है तो उसमें कुछ न कुछ विलंब जरूर होता है, तो उसी प्रकार वहां पर ईंट वगैरह मिला होगा तो कोई कोई छोड़ देता है सही, और कोई बढ़िया से रिसर्च करने लगता है अगर ईटा बढ़िया मिला है तो। ठीक है, तो ये इसके बाद क्या हुआ देखिए आगे। 1861 ईसा पूर्व में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी। किसकी हुई थी, भारत में कब हुई थी, 1861 ईसा पूर्व में। और कनिंघम महोदय को क्या है, कनिंघम महोदय को इसका डायरेक्टर नियुक्त किया गया। बाद में 1902 में सर जॉन मार्शल को डायरेक्टर जनरल बना दिया गया था।
यहाँ पर ज्यादा खासकर ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछता नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर याद रख सकते हैं कि जब 1861 ईसा पूर्व में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी, उस टाइम कौन थे? कनिंघम मोहते थे। उसके बाद क्या हुआ? सर जॉन मार्शल को कब कर दिया था? 1902 में सौंप दिया कि आप इन्हें काम कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये सर जॉन मार्शल ने क्या किया? इन्हीं के समय दयाराम साहनी, क्या है, राय बहादुर दयाराम साहनी कह सकते हैं, और राखल दास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज की। सबसे बड़ा जो है आपका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही है, इसीलिए दोनों का नाम बहुत प्रचलित है। लोथल भी है, कालीबंगा भी है, ये सरंगपुर ये सब है, लेकिन ज्यादा जो प्रचलित है आपका हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है। अब आपसे प्रश्न पूछेगा बोर्ड में, बहुत बार पूछा भी है। देखिए अब यहाँ पर बोर्ड में आपसे पूछेगा कि ये जो राखल दास बनर्जी है, ये किसका उत्खनन किए थे? तो हड़प्पा का। किसका किए थे? हड़प्पा का। और सॉरी, राय बहादुर दयाराम साहनी है, और राखल दास बनर्जी है जो है वो मोहनजोदड़ो का किया है। और ये जो राय बहादुर दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी का बॉस कौन था? तो सर जॉन मार्शल, ठीक है। क्या रहेगा? सर जॉन मार्शल। इसकी उत्खनन कब था? 1921। ये आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको समझ में जरूर आता होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे जो पॉइंट बन रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी। अब भाई हड़प्पा सभ्यता की जब खोज ही हुई होगी तो थोड़ा ना थोड़ा कोई ना कोई वैज्ञानिक पहले भी कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन उसके बारे में आगे चलिए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज 1826 ईसा पूर्व में हुई थी। ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत उपयोग है। क्या है? पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो आपको चार्ल्स मेसन बताना है। कौन बताना है? चार्ल्स मेसन। किसने कब किए थे? तो 1826 ईस्वी में किया था। कब? 1826 में किया था। जो कि 1856 ईस्वी में कराची से लाहौर तक रेल लाइन बिछाने के दौरान खुदाई में जॉन ब्रटन एवं विलियम ब्रटन नामक अंग्रेजों को कुछ प्राथमिक अवशेष प्राप्त हुए। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे हम आपको समझाते हैं और आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। क्या कह रहा है समझिए। देखिए ये क्या है? लाइन है, किसका? पटरी का, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, जब आगे का लाइन बनाते चलिएगा तो कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा, चाहे ईंटा मिल जाए, पत्थर मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। तो आप क्या किसी इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, मतलब कि इसको फेंक भी सकते हैं, या तो इस पे रिसर्च कर सकते हैं। ये जो चार्ल्स मेसर हैं, और उन्होंने क्या किया? इसे इग्नोर कर दिया, मतलब इसको छोड़ छाड़ दिया, हटा दिया, ठीक है। तो इसमें जॉन ब्रटन भी था और विलियम ब्रटन नामक करेंगे जो कुछ प्राथमिक अवशेष प्राप्त हुए थे उसी टाइम। बाद में क्या हुआ? 1873 ईस्वी में जनरल कनिंघम को भी कुछ हड़प्पाई वस्तु प्राप्त हुई। बाद में क्या हुआ? 1873 में भी जनरल कनिंघम को भी कुछ प्राप्त हुआ था, ठीक है। बाद में क्या हुआ था? 1912 ईस्वी में जे.एफ. महोदय ने यहाँ प्राप्त वस्तुओं के आधार पर एक लेख लिखा। कनिंघम एवं फ्लीट हड़प्पा सभ्यता की खोज करने में असमर्थ रहे। कौन कौन? कनिंघम और फ्लीट। ये अभी आपको पढ़ाए होते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि जनरल कनिंघम को 1861 में बना दिया गया था। वो क्या रहे? असमर्थ, मतलब वो खोज नहीं पाए। लेकिन बाद में क्या हुआ? सर जॉन मार्शल, क्या है? सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता, मतलब इसे बॉस कह सकते हैं, वो थे। उन्होंने क्या किया? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की। कौन? सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में 1961 ईस्वी में, सॉरी 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पर एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट है, देखिए हम बार बार उसी लिए पहले बोले हैं कि आपको जो है ना इंपॉर्टेंट लाइन को याद करते हुए चलना है। अब आपसे पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1911 में। कब हुई थी? 1921 में। क्या हुई थी? 1921 में, सॉरी। और किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक है। अब इस सभ्यता की खोज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर हुआ था। अब यहाँ पर एक प्रश्न और पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस नदी के किनारे हुई थी? तो रावी नदी के किनारे हुई थी, हड़प्पा नामक स्थान पर की गई थी, ठीक है। और उसके अगले वर्ष में ही राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922 में पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर किया। अब यहाँ पर ज्यादा खासकर इंपॉर्टेंट ये है, देखिए देखिए अब एक बात बताइए। अब देखिए इंसान जो है ना लालच से पूरा भरा हुआ है। क्या है? लालच से पूरा भरा हुआ है। अगर समझिए कि 1921 में क्या है, 1921 में जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने क्या किया? एक जगह का उत्खनन किया, मतलब खोज किया। फिर बाद में क्या हुआ? ये सर जॉन मार्शल जो देख रहे हैं, सर जॉन मार्शल को लालच आ गया कह सकते हैं, उसको खोजने की इच्छा और हो गई। वैज्ञानिक सब ऐसा ही करता है, वो खोजने में माहिर रहता है। फिर उन्होंने क्या किया? मोहनजोदड़ो की खोज कर दी। किसकी? मोहनजोदड़ो की खोज। कब? 1 साल बाद ये। और किसने की थी? राखल दास बनर्जी। ये दोनों के दोनों पॉइंट स्टार मार लगा लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आएगा, ठीक है।
किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ये दोनों के दोनों याद रखिएगा। इस प्रकार हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ और फिर बाद में एक के बाद एक नगर की खोज हुई। एक के बाद एक कहने का अर्थ क्या हुआ? जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, चौहंदरो गया, ये सब जगह के क्या हुआ? खोज धीरे धीरे होना स्टार्ट हो गया। पिगट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। इसके बीच की दूरी 670 किलोमीटर है। एक और प्रश्न पूछता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ऐसे पूछता है कि ये जुड़वा राजधानी कौन है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पूछा, किसी न किसी तरह से आपको पूछ लेगा। ठीक है, ये भी प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट लगा होगा। इसमें भी आपको 4-5 ऑब्जेक्टिव बन रहा है। हम आपको मेन ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा सा टिक लगा देते हैं, ताकि आप ना बोलिएगा कि सर आप टिक नहीं लगा के बताते हैं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, राइट। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा सा हम इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे, हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे लेकिन टाइम लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो चार्ल्स मेसन ने की थी। कब की थी? तो 1826 ईस्वी में। यहाँ के बाद कोई इंपोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? किस नदी किनारे? रावी नदी के बाद। उसके एक साल बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। कब? 1922 में। किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने। किस नदी किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ये 4-5 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यहाँ पर जो है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्या है। हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार किस तरह से था, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए रंगनाथ राव महोदय के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600, यहाँ पर 13 लाख कहा जाता है। अगर देखिएगा तो पूरा 13 लाख के करीब माना जाता है, लेकिन 12 लाख इसमें दिया हुआ है, तो 13 लाख मानिए, एकदम करेक्ट कर सकते हैं। 13 लाख अंदाजा इस प्रकार लिखिएगा तो 12 लाख लिखना पड़ेगा, और ऐसे लिखेगा तो 13 लाख लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। किलोमीटर है, और इस सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर। यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में विस्तृत है। यह सभ्यता उत्तर में जम्मू के अखनूर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक एवं पश्चिम में बलूचिस्तान के मकराना समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक विस्तृत है। और यहाँ पर ज्यादा खासकर इम्पोर्टेंट ये नहीं है, आपको ये याद भी नहीं रखना है। ठीक है, ये याद भी आपको नहीं रखना, हम आपको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, आपको याद है। जब आगे पढ़िएगा तब आपको ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको सिर्फ ये पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार का था, किस तरह का विस्तृत था, तो ये त्रिभुजाकार का था। सिर्फ इसमें एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि इससे 10 नंबर तक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्या है। यहाँ देखिए चिनाब नदी दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए चिनाब नदी देख रहे हैं, यहाँ पर जम्मू में क्या है? जम्मू कश्मीर मांडा के नाम से आता है। अखनूर जिला क्या है? मांडा। और बलूचिस्तान सुकंदरा दासक नदी है, ये याद रखने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो है मेरठ जिला, ये जो आलमगीरपुर है, इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, एम से मांडा हो गया, ए से बी से बलूचिस्तान हो गया, और ए से आलमगीर हो गया, और एक है महाराष्ट्र। एम से ये भी ले सकते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र नहीं, डी से है। महाराष्ट्र नहीं लिखा जाता है, दैमाबाद डी से होता है। ठीक है, क्या होता है? दैमाबाद डी। यहाँ पर सुतकोंडरा होता है, सुतकोंडरा। ठीक है, एस से। ठीक है, याद रखिएगा SMAD, SMDA। ठीक है, याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ज्यादा खास इंपोर्टेंट ये नहीं है। आगे आपको जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कीजिएगा तो उस टाइम ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर रहता है एक और इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता का काल। देखिए सबसे बड़ा ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप एनसीईआरटी बुक की बात कीजिएगा तो वहां पर अलग रहेगा, किसी और में अलग रहेगा। तो हड़प्पा सभ्यता के काल को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों ने 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक इस सभ्यता का काल निर्धारण किया है। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। सबसे पहले समझिएगा, देखिए कहीं कहीं जो रहता है 2500 से लेकर 1750 रहता है। क्या रहता है? 2500 से क्या है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर कितना तक रहता है? 1750 ईसा पूर्व। और ईसा पूर्व आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये भी आप समझ लीजिए क्या होता है। ईसा पूर्व का अर्थ होता है, नहीं तो होगा तो अगला वीडियो में बता देंगे। जैसे मान लीजिए इसमें जो होता है ईसा पूर्व, इसमें जन्म के बारे में होता है। जैसे यहाँ पर जो है ये उल्टी गिनती चलती है। क्या कहते हैं? उल्टी गिनती चलती है। हम ये आपको अगला वीडियो में होगा, ये पार्ट 2 आएगा, उसमें हम आपको समझा देंगे। ठीक है, नहीं तो ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कार्बन 14 विधि के बारे में बताइए। कार्बन 14 विधि इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा, बहुत बार पूछता है। ठीक है, क्या पूछता है?
ये बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए कार्बन 14 विधि में क्या है, तो तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तिथि निर्धारण की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। इस विधि की खोज अमेरिका के प्रख्यात रसायन शास्त्री पी.एफ. लिबिडेव द्वारा सन 1946 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पहले उसे आप याद करिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि कार्बन 14 विधि की खोज किसने की थी, तो बी.एफ. लिबिडेव। कौन थे? बी.एफ. लिबिडेव द्वारा कब किया गया था? 1946 में किया गया था। कब किया गया था? 1946 में। इस विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तुओं में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। देखिए किसी भी जीव या जंतु में कह सकते हैं जीवित हो, उसमें क्या होता है, कार्बन 12 भी होता है और कार्बन 14 होता है। मृत्यु अथवा विनाश की अवस्था में कार्बन 12 एवं कार्बन 14 निरंतर क्षय होने लगता है। क्षय का अर्थ क्या होता है? वो धीरे 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 क्या होता है, खत्म होने लगता है। जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होती है वह उतना ही प्राचीनतम लिपस्टिक माना जाता है। ठीक है, क्या है? लिपस्टिक माना जाता है। पदार्थ में कार्बन 14 के क्षय की प्रक्रिया को रेडियो धारता कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कार्बन 14 जो क्षय होता है उसे क्या कहा जाता है, तो रेडियो धारता कहा जाता है। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट जो था सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट था, वो भी आप याद कर लीजिएगा। कौन इम्पोर्टेंट था वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है बी.एफ. लिबिडेव कब किए थे? 1946 में किए थे। देखिए यहाँ तक तो आपको आगे हैं। अब आगे बात करते हैं, दो चार और प्रश्न देख लेते हैं। क्या दो चार और कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। चलिए थोड़ा सा और पढ़ते हैं, उसके बाद आपको हम बंद कर देंगे। ठीक है उसके बाद बता देंगे कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। देखिए अब पढ़ना है हड़प्पा नगरों से प्राप्त वस्तुएं। तो हम मोहनजोदड़ो से भी मिले हैं, आपको हड़प्पा से भी मिले हैं, और आपको बता दें चौहंद्रो से भी मिले हैं। क्या क्या मिले यही सब इंपॉर्टेंट है। आपको लोथल से क्या मिले हैं, ये सब आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब आप देख रहे हैं, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम चाहते हैं कि ये वीडियो अब अगले वीडियो में, मतलब अगले पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पार्ट 2 में पढ़ेंगे। देखिए अगर आपको आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि फ्री में आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, फ्री में अगर आप ऑब्जेक्टिव वगैरह पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, अगर आप ऑब्जेक्टिव फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो गूगल जानते हैं ना, गूगल ओपन कीजिएगा, वहां पर सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी। क्या कीजिएगा? देखिए सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा, अच्छे से नाम सर्च कीजिएगा। अगर आप नाम अगर अच्छे से नहीं सर्च करिएगा तो नहीं आएगा। देख लीजिए नाम अच्छे से, जो आपका यूट्यूब चैनल का नाम है वही नाम है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। या तो हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे उसका लिंक, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। उसके जस्ट नीचे आइएगा, उसके जस्ट नीचे आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिएगा सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार स्टडी मटेरियल एंड एजुकेशन न्यूज। इस पे आपको क्लिक करना है। क्या करना है? इस पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा आपको ओपन होने में टाइम लेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, हिंदी दिखाई दे रहा है, इंग्लिश दिखाई दे रहा है, हिस्ट्री दिखाई दे रहा है, ज्योग्राफी दिखाई दे रहा है। जिस भी चैप्टर को आपको पढ़ना है वहां पर क्लिक कीजिए, क्योंकि अभी डाला हुआ नहीं है। बट अभी अब अगर आप फिलहाल अगर चैप्टर नहीं क्लिक कर पा रहे, अभी आज देख रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ रहा होगा। क्या रहा है? सर्च का ऑप्शन आ रहा है, वहां पर सिर्फ क्लिक कीजिए हिस्ट्री। क्या कीजिए? हिस्ट्री क्लिक कीजिए। देखिए हिस्ट्री क्लिक किए, स्पेलिंग थोड़ा सा ठीक से दीजिएगा। उसके बाद जो भी चीज जैसे क्लास 12 हिस्ट्री इतिहास चैप्टर 1 एमसीक्यू प्लस एक्सप्लेनेशन ईट मन की तथा हड़प्पा सभ्यता, इसके इस पे क्लिक कीजिएगा। क्या कीजिएगा? इस पे क्लिक कीजिएगा और जस्ट नीचे आइएगा तो यहाँ पर कुछ परिचय दिया हुआ है, और यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे लोथल किस नदी के किनारे है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? भगवा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि लोथल भगवा नदी के किनारे है, यह गुजरात में स्थित है, इसकी स्थापना 1954 में रंगनाथ राव ने की थी। इतना डिटेल में आपको समझाए हुए हैं, जाके एक बार सर्च कीजिए गूगल पे। क्या करना है फिर से हम आपको बताते हैं, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करना है आपको सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। क्या करना है? सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च करना है। उसके जस्ट नीचे यहाँ पर आना है, या तो देखिए ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर हिंदी ग्रामर के टेस्ट आ गया, हिंदी विदाई, ये सब टेस्ट है। ये सब जो आपको टेस्ट देना हो वो सारा का सारा टेस्ट दे सकते हैं। जो भी चीज पढ़ना है वहां पर आप जाके सर्च करिएगा। हाँ लेकिन वही अगर आप पूरा चीज लीजिएगा, आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट का पूरा सब्जेक्ट वगैरह लीजिएगा, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करके 7542031831 इस नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मात्र आपको 200 रुपया फीस है, बाद में क्या होगा 599 लग जाएगा, तो चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं। अब जो है ये पार्ट 2 में वीडियो बना के डालेंगे और पार्ट 2 में पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद।
जय भारत।